कैन यू लिस्ट द कंपनीज जो कि क्रैक करी थी इंटर्नशिप के लिए, फुल टाइम के लिए? यार ये सब मत करवाओ मेरे से। तो सीपी करने का एक तो बेनिफिट ये है कि यार मज़ा आता है, जिसको मज़ा आता है वो कंटिन्यू करते हैं अपने आप। कोई और बाकी गूगल जैसी जो कंपनी है उसमें किस हद तक सीपी काम आती है उसके इंटरव्यूज में? टारगेटेड प्रैक्टिस उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए कर लेनी चाहिए, विच इज़ व्हाट आई डिड। क्या कहते हैं, मिस्टेक को करेक्ट करके मैंने आई वाज इंटरव्यूइंग फॉर गूगल फुल टाइम के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एक क्वेश्चन में, कुछ लोग बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अगर आप डीएसए के किसी क्वेश्चन पे या सीपी के किसी क्वेश्चन पे स्टक होते हैं तो कितना टाइम देना चाहिए बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशन और हिंट? लाइक रही बात टाइम की, तो चलो सॉल्व नहीं हो पाया, आधे घंटे में हमने गिव कर लिया, बट व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू डू आफ्टर यू लीव इट। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने चाहिए, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि भैया आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, हमें भी बता दो, हम भी उतने कर लेंगे। कोड फोर्सेस पे कर रहा हूँ कम्पीट या लीड कोड पे कर रहा हूँ और मेरे से सिर्फ 2 ही कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन हो रहे हैं, आगे हो ही नहीं रहे, तो उस केस में क्या करना चाहिए? सीपी क्या सच में ज़रूरी है? मतलब क्योंकि देख मैंने तो डीएसए करा है, ठीक है, और गूगल मैंने भी क्रैक करी है। तो तुम भी वही हो, हम भी यही हैं, तो इज इट नेसेसरी इतना ग्राइंड करना सीपी में? Hi everyone, welcome to a new episode. So today I have Pulkit with me. Pulkit is my co-founder at LearnYard. Apart from that हमने साथ में कॉलेज में पढ़ाई भी करी है और हम लोग गूगल में भी साथ में थे। और हमने आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का एक बहुत ही अच्छा सा कोर्स भी बनाया हुआ है, जिसने चेकआउट नहीं किया है डेफिनेटली लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन, जाकर के चेकआउट करना। बहुत सारे हमने आपके इंपॉर्टेंट डीएसए के कॉन्सेप्ट भी कवर किए हैं और एक सीपी का फ्लेवर भी दिया है। सो आज हम लोग सीपी के बारे में बातचीत करने वाले हैं पुलकित से। तो पुलकित स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार मुझे ये बताओ कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने कोडिंग करी है एंड व्हाट वर योर हाईएस्ट रेटिंग्स ऑन दोस प्लेटफॉर्म्स? तो सीधा पॉइंट पे आता है बंदा। यार प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कोड फोर्सेस और कोड शेफ पे मैंने ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी है कॉलेज टाइम में। और हाईएस्ट रेटिंग्स की बात करूँ तो कोड शेफ में हाईएस्ट रेटिंग हैज़ बिन अराउंड 2416 विच इज़ 6 स्टार टाइटल बोलते हैं उसको। और कोड फोर्सेस पे जो हाईएस्ट रेटिंग रही है वो 2240 के आसपास थी, जिसको मास्टर टाइटल दिया जाता है। ऑसम। बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में अच्छी रैंक्स भी आई हैं। व्हाट वर योर हाईएस्ट रैंक्स? हाँ, तो बेस्ट रैंक्स की अगर मैं बात करूँ तो कोड फोर्सेस और कोड शेफ से स्टार्ट कर लेता हूँ। उसमें आई थिंक कुछ तो डिफ2 कॉन्टेस्ट में ऐसे रहे हैं, काफ़ी रहे हैं, 3 4 5 कॉन्टेस्ट रहे होंगे जिसमें कंट्री रैंक बनाया है, इंडिया रैंक बनाया है और ग्लोबल रैंक अंडर 10 आया है। अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल रैंक नहीं आ पाया किसी में, लेकिन इंडिया रैंक बनाया है। और कोड शेफ में भी सेम कुछ कॉन्टेस्ट रहे हैं ऐसे जिनमें ग्लोबल रैंक अंडर 10 आया है, अंडर 5 भी आया है एज फार एज आई कैन रिमेंबर, और कंट्री रैंक बनाया है। कॉलेज रैंक तो ऑफ कोर्स 1 आया ही है। उसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन का कॉन्टेस्ट हुआ करता था ईयरली। अच्छा। कोड एगन करके, वो उनका एक हायरिंग कॉन्टेस्ट की तरीके से भी उसको यूज़ करते थे। उसमें मेरे को याद है काफ़ी तैयारी वैरी करके, कॉफ़ी पी के, नहा धो के दिया था वो कॉन्टेस्ट। उसमें 50,000 लोगों के आसपास ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें रैंक 5 आया था। दैट वाज अ नाइस थिंग। उसमें कैश प्राइज भी होता था ना? हाँ, उसमें कैश प्राइजेस भी होते थे। मेरे को याद नहीं है कि कैश प्राइज कितना मिला था, मेरे को रैंक ज़्यादा कि 5th आया था। ओके। बाकी आईसीपीसी में भी पार्टिसिपेट किया था? हाँ, आईसीपीसी में पार्टिसिपेट किया था। आईसीपीसी में सेकेंड ईयर में जब पार्टिसिपेट किया था तो आई थिंक रैंक थोड़ी कम आई थी, लेकिन 3rd ईयर और 4th ईयर में दोनों में हमारी जो कॉलेज रैंक आई थी ऑनलाइन राउंड में वो 1 आई थी, और कंट्री रैंक एक बार 50 आई थी, एक बार 25 के आसपास आई थी। रीजनल्स तक पहुंचे थे, दोनों रीजन्स जो हमने भरे थे उनमें हम क्वालिफाई किए थे 3rd और 4th ईयर में, लेकिन वर्ल्ड फाइनल्स नहीं जा पाए थे। वर्ल्ड फाइनल्स जाने का एक टारगेट तो था, उसके हिसाब से तैयारी करने की कोशिश भी की थी, लेकिन बीच में कोविड आ गया था तो हम उस लेवल की प्रैक्टिस कर नहीं पाए थे। जो मिल की जो प्रैक्टिस हो पाती है वो नहीं हो पाई। हाँ, वो नहीं हो पाई थी। मन में था कि जाना है, लेकिन नहीं हो पाया था वो। चलो कोई बात नहीं, हमारे स्टूडेंट्स जाएंगे होपफुली। ठीक है। बाकी पुलकित का बहुत दबदबा था कोडिंग का, मतलब सब लोग जानते थे, जितने भी लोग कोडिंग करते थे कि भाई पुलकित नाम का बंदा है, बहुत सारी कंपनीज क्रैक कर रही है। कैन यू लिस्ट द कंपनीज जो कि क्रैक करी थी इंटर्नशिप के लिए, फुल टाइम के लिए? यार ये सब मत करवाओ मेरे से, बट चलो बता देता हूँ। मैं सेकेंड ईयर में ट्राई किया था मैंने हैकर रैंक में। हमारे कॉलेज में एक सीनियर हुआ करते थे संयम गर्ग, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था, जो कि मास्टर थे, राइट? हाँ, वो भी मास्टर थे कोड फोर्सेस पे। ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम आवर कॉलेज, लाइक हमारे रहते, जिन्होंने गूगल जर्मनी करेक्ट किया था। बाकी सबका इंडिया में तो होता था, उनका जर्मनी में हुआ था, तो काफ़ी इंस्पायर्ड था मैं उनसे। तो उनसे इंस्पायर्ड
होकर मैंने अप्लाई किया था और सेकेंड ईयर में हैकर रैंक में इंटर्नशिप हुआ था। इनफैक्ट वही ही इंटर्नशिप था जो इन ऑफिस हुआ, जो थर्ड ईयर में करते हैं वो तो कोविड के कारण रिमोट हो गया था। अच्छा। तो फिर थर्ड ईयर में कोऑर्डिनेशन अमेजोन और गोल्डमैन सैक्स क्रैक किया था और फाइनली कोऑर्डिनेशन में मैंने इंटर्नशिप की थी। वो भी डिस्कशन हुआ था सीनियर्स के साथ कि कोऑर्डिनेशन करें या कहीं और करें, बिकॉज ब्रांड वाइज शायद अमेजोन थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन लर्निंग वाइज कोऑर्डिनेशन बढ़िया रहता। फिर फुल टाइम में गूगल और मीडिया.नेट करके कंपनी है, वो दोनों क्रैक की थी। फिर गूगल के बाद ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा ट्राई करना छोड़ दिया था, बिकॉज गूगल वॉज माई ड्रीम कंपनी ऑल्सो इन द कॉलेज, तो वो हो गया था तो फिर और ज़्यादा ट्राई नहीं किया था। ओके। उसके अलावा पढ़ाने, ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली बात होगी, उसके अलावा पढ़ाने में कई जगह पढ़ाया है, कोडिंग ब्लॉक्स में, कोडिंग निंजाज में से स्टार्ट किया था कॉलेज टाइम में। उसके बाद फिर अन अकेडमी में, री लेवल में पढ़ाया है। स्केलर से ऑफर आया था लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो ये सब कंपनी में पढ़ाया भी, अभी लर्नियार्ड में पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी यार सीपी करने के पीछे मोटिवेशन क्या थी? मतलब कंपनी गूगल क्रैक करना वाज द मोटिवेशन या फिर मजा आता था? तो इनिशियली स्टार्ट करने का जो रीज़न था वो तो यही ही था कि सीनियर्स बताया करते थे DSA इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। किसी भी इंटरव्यू में अगर कुछ और चीज़ें पूछेंगे तो पूछेंगे, लेकिन DSA तो पूछेंगे ही। एटलीस्ट वन राउंड ऑफ इंटरव्यू तो DSA का होगा ही, टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स हियर। तो वो इनिशियल स्टार्ट के लिए था, बट अदरवाइज तो यार मेरे को मज़ा आने लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक किक मिलती थी जब अच्छा रैंक आता था, रेटिंग बढ़ती थी, अप्रिसिएशन भी मिलती थी जब अच्छा करते हैं। तो कॉलेज में जैसा कि फराज ने बोला, लोग थोड़ा जानते थे कि ये बंदा अच्छा करता है, तो दैट वाज आल्सो मोटिवेटिंग फैक्टर। आई एम श्योर जब वीडियोस बनाते हैं तो लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं तो और मोटिवेशन मिलता है। तो दैट वाज अ सिमिलर केस फॉर मी एज वेल। फाइनली वो जो किक है वो हट गई थी, मतलब दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ गूगल दैट यू आर सेइंग। वो स्टार्ट उससे हुआ था, लेकिन फिर मजा आने लग गया था। तो स्टार्ट मजबूरी में किया, लेकिन फिर मजा आने लग गया। ऑफ कोर्स फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी किए, पढ़े जो शायद कंपनी में तो कभी दूर दूर तक कोई नहीं पूछने वाला है इंटरव्यू में, लेकिन सीपी में वो काम आते थे। यस। बाकी यार बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग है क्या, तो एक छोटी सी डेफिनेशन सीपी की। हाँ, सो ये बहुत लोग बोलते हैं DSA वर्सेस सीपी। हाँ। द थिंग इज कि DSA के ही तो सवाल पूछते हैं सीपी में भी। ऐसा तो है नहीं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो पूछते तो फिर तो कुछ ना कर पाता मैं। द थिंग इज कि अगर आपके जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं DSA सब्जेक्ट, तो कॉलेज में भी होता ही है। अगर कॉलेज के क्या कहते हैं, एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस करके होता है, DSA होता है। अगर मैं कॉलेज के एग्जाम्स को +2 के बोर्ड एग्जाम से कंपेयर करूं, तो शायद जो कंपनीज क्वेश्चंस पूछती हैं टेस्ट में, इंटरव्यूज में, दे कैन बी टाइड टू JEE मेन एंड जनरली कोड फोर्सेस, कोड शेफ जैसे जो प्लेटफॉर्म्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके कॉन्टेस्ट में, दे कैन बी टाइड टू JEE एडवांस। तो इस तरीके से एनालॉजी मैं बताना चाहूँगा। अब इट्स लाइक JEE मेंस वर्सेस JEE एडवांस, दोनों उसमें सवाल तो सीपी के ही पूछे जाते हैं, टॉपिक्स तो सेम ही है। बाकी मैं क्वेश्चन से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। तो क्वेश्चन वाज दैट व्हाट इज सीपी। तो सीपी इज कॉम्पिटिटिव प्लस प्रोग्रामिंग की ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो DSA बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। जनरली 2-3 घंटे के कॉन्टेस्ट हुआ करते हैं, जिनके अंदर DSA के मल्टीपल 4 से लेके 8 सवाल होते हैं, एंड बेस्ड ऑन हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू आर एबल टू सॉल्व एंड हाउ एक्यूरेटली यू आर एबल टू सॉल्व इट, कि फर्स्ट टाइम में ही कर दिया सही या सेकंड टाइम में किया, बेस्ड ऑन दोज फैक्टर्स, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, यू आर गिवन अ रैंक इन दोज कॉन्टेस्ट, एंड बेस्ड ऑन दोज रैंक्स दैट यू गेट over a period of time in those contests, you have a rating associated with your profile. तो similar to chess, जो chess में rating होती है, तो based on your contest profile rating मिलती है, और हर rating के साथ एक title होता है। जैसा कि मैंने बताया कि code forces में master होता है, कि international master होता है, grand master होता है, similar to chess. Yes. So yeah, it's like a sport is what I'd like to call it. बाकी जो एनालॉजी बताई थी ना JEE मेंस और JEE एडवांस की, ये हमने आर्टिकल्स में भी लिखी हुई है हमारे। हाँ, मैं सोच ही रहा था कि कहीं तो ये read.learnyard.com जाकर के चेकआउट करना। वहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स आप लोग के लिए लिख रहे हैं, जिससे आप लोग CP के लिए, DSA के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर फ्री। और ये प्रीमियम क्वालिटी के आर्टिकल्स हैं, और डेफिनेटली चेक इट आउट। ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब CP किसी को स्टार्ट करनी है, मान लो, हाँ, बीट फॉर प्लेसमेंट या फिर उसको एज अ फन स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहली चीज़ आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी चाहिए? राइट। सो इसमें मैं ऐसा समझता हूँ कि मान लो कोई राइटर है, फिल्म राइटर है, इट्स लाइक कि वो फिल्म राइटर इसलिए थोड़ी अच्छा कि वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड का पेन यूज़ करता है, पेन तो वो कोई भी यूज़ कर ले, वो तो उसका दिमाग चलता है, वो अच्छी स्क्रिप्ट लिख पाता है। राइट। सिमिलरली कोई भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर या कोई भी बंदा DSA में अच्छा लैंग्वेज की वजह से नहीं है कि उसने ये लैंग्वेज चूज करी। लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल, वो कोई भी चूज कर ले। इन द एंड व्हाट मैटर्स इज कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, वो कितने अच्छे से DSA के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है, कितना जल्दी सॉल्व कर पाता है, कितना एक्यूरेटली सॉल्व, और कितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाता है टू द इंटरव्यूअर।
दैट इज़ व्हाट मैटर्स। सीपी में तो वो भी नहीं मैटर करता कि कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, बट इंटरव्यूज़ में करता है। तो इतना कोई मैटर नहीं करता। 3-4 जो फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, C++ है, जावा है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली और आई थिंक फराज ने भी जब पहली बार सीखी थी वो C++ सीखी थी। रीज़न बीइंग कि 2-4 सीनियर से बात कर ली, उन्होंने C++ सजेस्ट कर दी तो कर ली। बाद में फिर ये भी पता चला कि अच्छा C++ में थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा मिल जाता है, कम्युनिटी सपोर्ट ज़्यादा होता है कि ज़्यादा लोग करते हैं। तो कोई आंसर किसी का कॉन्टेस्ट के बाद देखना है, कोई सोल्यूशन देखना है, समझना है या किसी डिस्कस करना है, तो C++ में थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा मिल जाता है। ओके, ग्रेट। बाकी यार कोर्स में हमने कौन से सीपी के कॉन्सेप्ट्स कवर करें अपार्ट फ्रॉम ऑल द डीएसए तो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करा ही है, एक बार सीपी की भी बात कर लेते हैं। हाँ, सो सीपी में एक तो हमने बोनस टॉपिक्स एंड में कवर रखी हैं जिसमें स्पेसिफिकली वो टॉपिक्स कवर करेंगे विच इज़ गेम थ्योरी की कुछ बेसिक्स कवर करेंगे, सेगमेंट ट्रीज, फैनविक ट्रीज एंड स्पार्स टेबल्स। तो ये चीज़ें जो टॉपिक्स हैं कंपनी इंटरव्यूज़ में इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, सीपी में इट्स वेरी कॉमन टू सी क्वेश्चंस ऑफ दोस टॉपिक्स। उसके अलावा जगह जगह पे हमने अलग अलग टॉपिक्स में सब टॉपिक्स कवर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल डीपी में वी हैव गॉन वन स्टेप अहेड एंड ट्राई टू कवर डीजीडीपी ऑल्सो। डीजीडीपी आई डोंट थिंक किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में पूछेंगे, बट सीपी में डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट, वो भी सीपी में भी पहले 3-4 सवालों में नहीं, 5वें सवाल तक जाके में भी यू कैन एक्सपेक्ट। और डिस्क्रीट मैथ्स में कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ टॉपिक्स डिस्क्रीट मैथ्स में मे बी किसी कंपनी इंटरव्यू में भी काम आ जाए। इनफैक्ट मेरे को गूगल में ही एक इंटरव्यू में डिस्क्रीट मैथ्स का सवाल पूछा गया था, मतलब कॉम्बिनेटोरिक्स का सवाल पूछा गया था, बट उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी, सब टॉपिक्स ऐसे भी कवर होंगे जो सीपी रिलेटेड होंगे। तो या दैट इज दैट। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स में वी आर गोइंग टू कवर केएमपी एल्गोरिथम। तो कुछ टॉपिक्स जो मेरे को दिमाग में हैव लिस्टेड डाउन, बट अदरवाइज भी कुछ होता है ना कि हम कोई बाइनरी सर्च ही पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इट्स लाइक कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इन दैट आल्सो कि अब बैकग्राउंड सीपी का है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ जाता है कि हाँ कोड फोर्सेस पे एक सवाल सॉल्व किया था तो वो करवा देंगे। तो इस तरीके से सीपी का फ्लेवर ऐड हो जाएगा। लीड कोड के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस से भी पुलकित ने क्वेश्चंस निकाले हुए हैं बहुत अच्छे आपके लिए, सो वो भी करने वाले हैं। बट अब बच्चे सोचेंगे कि यार भैया वैसे ही डीएसए इतना मुश्किल होता है और आप और उसमें सीपी डाल रहे हो, तो मतलब इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट जरूरी है क्या डालना ये? तो उसमें तो वही है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डीएसए में ही लेट्स से स्ट्रगल कर रहा है, तो क्यों भेजा फ्राई करना और ये सब टॉपिक्स पढ़ने। तो हम स्किप कर सकते हो, हम बता देंगे पहले ही कि यार ये क्लास में हम ये कवर करने वाले हैं, ऑप्शनल क्लास है। इफ़ यू आर डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ प्लेसमेंट्स तो छोड़ सकते हो। किसी को करते करते मज़ा आने लग जाता है कि यार मेरे को तो और आगे जाना है, और आगे एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं, वर्ल्ड फाइनल्स में जाना है आईसीपीसी के, तो उसके लिए जो टॉपिक्स हम कवर करना है, तो कुछ हमने एक उनके लिए भी एक समझ लो कि बूस्टर टॉपिक्स रखे हैं, करेक्ट, दैट यू कैन कम एंड रीड। यस, बाकी रेस्ट एश्योर जो भी टॉपिक हम लोग कराएंगे, बीट फैनविक ट्री और सेगमेंट ट्री, ऐसा नहीं है कि कोड करा दिया और आपको दे दिया कि भाई ये कोड है इससे सॉल्व कर लो। वैसा भी करते हैं काफी लोग कि कोड टेम्पलेट दे दिया, होता है। आधे लोगों से बात करते हैं तो उनको फैनविक ट्री की वर्किंग नहीं पता, आधे क्या मतलब 90% कोड पता होता है कि कोड बहुत सिंपल है, बड़ा सिंपल है, याद करना आसान है, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो वी विल ट्राई इन ईच एंड एवरी टॉपिक कि हम ट्राई क्या मतलब वी विल डू दैट इन ईच एंड एवरी टॉपिक कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम देख रहे हैं कि फैनविक ट्री किसी ने बनाया तो क्या सोच के बनाया होगा। अब क्या सोच के तो चलो उसके दिमाग में तो क्या घुसेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम कैसे वहाँ पे उसको डिराइव कर सकते हैं, या फिर कैसे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम दैट फैनविक ट्री इज सॉल्विंग। तो बोल के ये तो हो गई आईसीपीसी की बात, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या बेनिफिट्स हैं सीपी सीखने के? सीपी करने के, तो सीपी करने का एक तो बेनिफिट ये है कि यार मज़ा आता है, जिसको मज़ा आता है वो कंटिन्यू करते हैं अपने आप, कोई और मटेरियलिस्टिक फ़ायदा हो या ना हो। इनफैक्ट मैं तो कभी कभी अभी भी कर लेता हूँ जॉब लगने के बाद भी। दूसरा पॉइंट इज़ कि हेल्प मिलती है यार, इंटरव्यू तक पहुंचने में हेल्प मिलती है, बिकॉज किसी को आप रीच आउट करते हो, आप बताते हो कि आपकी कोड फोर्सेस में इतनी रेटिंग है, कोड शेफ पे इतनी रेटिंग है, आईसीपीसी में इतना रैंक है, तो पीपल वैल्यू दैट। करेक्ट, एज ऑफ टुडे दे डू, नॉट श्योर अबाउट टुमारो। तो इंटरव्यू तक पहुंचने में हेल्प मिलती है। फिर तीसरा, इंटरव्यू में हेल्प मिलती है। अब जब इतने सारे सवाल सॉल्व किए हुए हैं डीएसए के, जे एडवांस लेवल के सवाल सॉल्व किए हुए हैं और कोई जे मेन के सवाल पूछ रहा है, तो हेल्प तो मिलेगी। चौथा भी चलो छोटा सा बेनिफिट है, मैं बोल देता हूँ कि कॉलेज में फिर जब करते हैं तो छोटे छोटे कैश प्राइजेस भी खुशी देते हैं बाद में, चाहे वो छोटे लगते हों, लेकिन उस टाइम पे तो अच्छा लगता है कि आज 5,000 रुपये जीत के आया, आज 7,000 का प्राइस मिला, आज मैं कॉलेज कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आया, तो वो तो है ही। यस, बाकी गूगल जैसी जो कंपनी है उसमें किस हद तक सीपी काम आती है उसके इंटरव्यूज़ में? आई वुड से आती है, काफ़ी आती है।
क्या सिर्फ सीपी कर लो और लीड कोड ना करो, क्या वो चलेगा? किसी के लिए चल सकता है, किसी के लिए नहीं चल सकता. इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग योर ऑड्स ऑफ गेटिंग इनटू अ कंपनी, राइट? तो अगर लीड कोड में टारगेटेड प्रैक्टिस हो जाएगी तो इट विल बी नाइस. इनफैक्ट आई थिंक हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि इंटर्नशिप में भी इंटर्नशिप के लिए भी मेरा इंटरव्यू हुआ था गूगल में. हमने सक्सेसफुल स्टोरीज तो बता दी, एक फेलियर भी बता देते हैं. वहाँ पे मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था क्योंकि सेकंड इंटरव्यू में मेरे से एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जो कभी भी मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के किसी भी कॉन्टेस्ट में देखा ही नहीं था. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इट इज ऑल अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कोई ध्यान नहीं देता. 100 में से किसी एक सवाल में होता होगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे भी ध्यान दिया जाता है. तो उसमें सवाल पूछ लिया, एक मॉरिस एल्गोरिथम करके होता है उसका, कि बाइनरी ट्री का कुछ ट्रेवर्सल करना है एंड कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में करना है. तो इट वाज वेरी न्यू फॉर मी. अगर अब कोई ऐसा बंदा आता है जिसका एप्टीट्यूड मेरे से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो शायद वो उस टाइम पे मॉरिस एल्गोरिथम खुद से ही डिराइव कर लेता. बट आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व दैट इन द इंटरव्यू. तो उसके वजह से रिजेक्शन हुआ था. हाँ, उसकी वजह से रिजेक्शन हो गया. तो या दैट इज देयर कि इट हेल्प्स अ लॉट. बट अगर कोई इंटरव्यू दे रही हो किसी कंपनी का तो आई वुड सजेस्ट कि एक टारगेटेड प्रैक्टिस उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए कर लेनी चाहिए, विच इज व्हाट आई डिड. क्या कहते हैं, मिस्टेक को करेक्ट करके मैंने आई वाज इंटरव्यूइंग फॉर गूगल फुल टाइम के. ओके. उस टाइम पे बड़े सारे सवाल किए थे लीड कोड. ग्रेट. तो ठीक है, बिल्कुल दोबारा से उस क्वेश्चन पे आते हैं कि सीपी स्टार्ट कैसे करनी है. हमने लैंग्वेज की बात करी कि 4 लैंग्वेज हैं, आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं. एक बार लैंग्वेज चूज़ कर ली तो उसके बाद कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ लेना चाहिए बिफोर जंपिंग टू द कॉन्टेस्ट? तो टॉपिक्स की वैसे एग्जॉस्टिव लिस्ट हमारे कोर्स पेज पे भी लिखी हुई है. तो बट द आंसर इज कि सारे टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन जनरल जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लैंग्वेज फंडामेंटल्स हैं, वहाँ तक पढ़ के स्टार्ट करना है इनफ. और रही बात की बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं क्या, लैंग्वेज फंडामेंटल्स में क्या क्या पढ़ना है, वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि कोर्स पेज में जाके आप देख सकते हो. सीखना कहाँ से है ये आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट टॉपिक्स आप वहाँ से जाके देख सकते हो. कोर्स लो मतलब आपकी मर्जी है, देख लेना आप लोग करिकुलम वगैरह. बट हाँ, बहुत ही अच्छी डिटेलिंग हमने वहाँ पर दी हुई है कि कौन से टॉपिक्स हैं, उसके अंदर कौन से सब टॉपिक्स हैं. यू कैन चेक इट आउट डेफिनेटली. हाँ ठीक है. तो ये तो हो गया कि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ के, लैंग्वेज फंडामेंटल्स पढ़ के स्टार्ट कर सकते हैं. अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पहले कॉन्टेस्ट में जाओगे कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे. 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बढ़िया है. ज़्यादा बढ़िया हो तो 3 कर लोगे. अगर 4 कर ले तो हमारी जगह के बैठ जाना. द थिंग इज कि यू कैन लर्न बाय डूइंग, राइट? यू कैन लर्न वाइल सॉल्विंग कॉन्टेस्ट. कोई कॉन्टेस्ट में आपने लेट्स से 2 सवाल सॉल्व करे, तीसरा सवाल सॉल्व नहीं हो पाया, फिर बाद में एडिटोरियल तो पढ़ेंगे. जब एडिटोरियल पढ़ोगे आप उसका जाके, तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई नई चीज़ जाके आपको पता चले कि अच्छा सेगमेंट्री नाम की कोई चीज़ होती है जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ज़िंदगी में. तो अब ठीक है, सेगमेंट्री के बारे में ऑनलाइन जाके सर्च करो, आप वहाँ पे पढ़ोगे सेगमेंट्री क्या है. वंस यू नो व्हाट सेगमेंट्री इज एंड कम बैक टू दैट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. दिस इज हाउ आई आल्सो ग्रू. किसी भी बंदे को स्टार्ट करने से पहले सारे टॉपिक्स थोड़ी आते होंगे. बिल्कुल. तो इस तरीके से यू कैन सारे टॉपिक्स खत्म करने बैठोगे तो कभी नहीं हो पाएंगे सारे टॉपिक्स खत्म, और फिर आप वही क्या कहते हैं उसको ट्यूटोरियल हेल बोलते हैं. हाँ, ट्यूटोरियल हेल में फंस जाओगे फिर आप. मतलब बस आप सीखते रहोगे, आउटपुट कभी नहीं दोगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एक क्वेश्चन में, कुछ लोग बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो अगर आप DSA के किसी क्वेश्चन पे या CP के किसी क्वेश्चन पे स्टक होते हैं तो कितना टाइम देना चाहिए बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशन और हिंट? राइट. तो एक तो ऐसा है कि अगर तो इफ़ यू आर एबल टू प्रोग्रेस इन द सोल्यूशन तो सोचते रहो. फिर जब तक कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ आगे प्रोग्रेस आप कर पा रहे हो, देन दैट इज ओके. फिर टाइम मत देखो और जस्ट ट्राई टू गेट टू द सोल्यूशन. अगर ब्लैंक हो गए हैं, बिल्कुल ही कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, इन दैट केस आई थिंक अगर इन माई स्पेसिफिक केस अगर 20-25 मिनट, आधा घंटा ब्लैंक ही है, कुछ नहीं आ रहा है, जो भी ट्राई कर रहे हैं वो फेल हो रहा है, डेड एंड में जा रहे हैं, तो आधे घंटे में यू कैन look into the solution and that is for a short contest. अगर कोई क्वेश्चन है ही लॉन्ग कॉन्टेस्ट का, which is supposed to be for 10 days or so, और उसमें तो it is supposed to be that way कि ज़्यादा टाइम आपको लगेगा सोचने में. रही बात व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट, लाइक रही बात टाइम की, तो चलो सॉल्व नहीं हो पाया, आधे घंटे में हमने गिव कर लिया, बट व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज व्हाट यू डू आफ्टर यू लीव इट. एक तरीका तो हो सकता है कि आपने पूरा सोल्यूशन पढ़ लिया, समझ लिया कि अच्छा ऐसे ऐसे है, फिर उसको कोड किया. दैट इज ओके, बट समथिंग बेटर दैट आई कैन सजेस्ट इज कि पूरा सोल्यूशन नहीं पढ़ना है, उसको हाइड एंड सीक खेलना है उसके साथ. तो सोल्यूशन पढ़ना शुरू किया, लाइक जैसे मैं बोल रहा था ना कि जैसी कोई ऐसी चीज़ मिली, फॉर एग्जांपल सेगमेंट्री का एग्जांपल मैंने दिया था, या फिर कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन मिली, यू आर लाइक अच्छा यहाँ तक तो मैं सोच पाया था लेकिन ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी. तो नाउ यू नो दैट देयर इज समथिंग न्यू दैट यू नो दैट यू वरंट एबल टू थिंक द फर्स्ट टाइम. सो नाउ यू टेक दैट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, बंद करो सोल्यूशन को एंड नाउ स्टार्ट एनालाइजिंग द सोल्यूशन फ्रॉम देयर. तो इस तरीके से ही ग्रोथ होगी. अगर हर बार व्हेन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम पूरा सोल्यूशन पढ़ लोगे तो उससे तो ग्रोथ हो पाएगी. या ऑलराइट. बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने चाहिए, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि भैया आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, हमें भी बता दो, हम भी उतने कर लेंगे. तो आई थिंक अगर मैं अपनी बात करूं तो
1500 के आसपास सवाल सॉल्व किए हैं कोड फोर्सेस पे। अगर मैं टोटल, अब ऐसे याद तो नहीं है, टोटल गेस करूँ तो यार आई थिंक ओवरऑल 4000 के आसपास प्रॉब्लम शायद सॉल्व करी होंगी सब प्लेटफॉर्म्स के मिला के। 4000 के आसपास? हाँ, 3 से लेके 4000 के आसपास सॉल्व करी होंगी, इज व्हाट आई एम सेइंग। अब एक मैं कोई नंबर बताऊं कि दीज मेनी प्रॉब्लम्स आर इनफ, तो नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू से। कुछ लोग बहुत ही कम क्वेश्चंस करके बहुत अच्छा कर जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर लेते हैं फिर भी। लाइक इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटजी दैट यू आर फॉलोइंग। स्टडी से मुझे याद आया कि यार लोग सैचुरेट भी हो जाते हैं। मतलब मान लो मैं कोड फोर्सेस पे कर रहा हूँ कम्पीट, या लीड कोड पे कर रहा हूँ, और मेरे से सिर्फ 2 ही कॉन्टेस्ट में क्वेश्चंस हो रहे हैं, आगे हो ही नहीं रहे, तो उस केस में क्या करना चाहिए? हाँ, तो उस केस में एक तो मैंने ऑलरेडी बताया कि व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज कि आप क्वेश्चन ना सॉल्व होने पे उसकी आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है। दूसरा इज कि ये स्ट्रेटेजी भी तब होगी ना अगर आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे, व्हिच इज लाइक कि अगर आप कॉन्टेस्ट में कभी 2 सवाल ही सॉल्व कर पा रहे हो या 3 सवाल ही सॉल्व कर पा रहे हो, तो चौथा सवाल जो आप कॉन्टेस्ट में नहीं कर पाए, या तो ऐसा हो कि आपकी रेटिंग लेट्स से 1600 पे अटकी हुई है और वो सवाल ही 2200 रेटिंग है, चलो ठीक है, बहुत गैप है, बहुत गैप है, चलो लेट इट गो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट अगर 200-300 का ही गैप है, 1600 रेटिंग है आपकी, उसका 1800-1900 के आसपास रेटिंग है, देन मेक श्योर दैट यू ट्राई टू सॉल्व इट आफ्टर द कॉन्टेस्ट। तो अब सॉल्विंग इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की। मेरे को पता है कि कभी कभी जब सैचुरेशन आ जाता है, कुछ ग्रो नहीं कर पाते हैं रेटिंग में या रैंक में, तो डिमोटिवेशन हो जाता है, बट कंसिस्टेंसी इज द की एंड दैट आप सॉल्विंग इज द की, कि आप कॉन्टेस्ट के बाद ट्राई टू सॉल्व दैट वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन दैट यू weren't able to solve during the contest. बिल्कुल। बाकी कोई रिसोर्सेज? हाँ, सो रिसोर्सेज के लिए लाइक आई वाज सेइंग राइट कि सेगमेंटरी मान लो आ गया, अब पढ़ें कहाँ से? तो हमारे टाइम पे एक cplgorithms.com करके एक वेबसाइट हुआ करती थी, दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। सेकंड व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि कोई टॉपिक का नाम है, लेट्स से SOSDP एक टॉपिक है, मान लो मेरे को SOSDP पढ़ना है। इतने मुश्किल टॉपिक की बात आसान टॉपिक, बाइनरी सर्च है चलो मान लो बाइनरी सर्च है, कोई टॉपिक पढ़ना है XYZ टॉपिक, तो आई वुड राइट XYZ कोड फोर्सेस। तो कोड फोर्सेस पे कोई ना कोई अच्छे बंदे ने कोई ना कोई ब्लॉग लिखा हुआ करता था, उसके बारे में वहाँ से पढ़ लेता था। अभी नाउ वी आर ट्राइंग कि हम सेम रिसोर्सेज सारे के सारे टॉपिक्स के read.learnyard.com पे लेके आए। जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल्स भी दी, उनमें एक चीज़ तो पक्का हुआ करती थी, मेरे को तो इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में, तो मैं पढ़ लेता था मन लगा के। इवन इफ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको 4 बार पढ़ लेता था, क्योंकि उन्होंने थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता था। हाँ। हम बहुत ही स्पेसिफिक हमने कोशिश की है इसमें कि बहुत ही इस तरीके से लिखा जाए कि आपको बुकिश ना लगे, ऐसा लगे कि किसी बड़े भाई से बात कर रहे हैं या फिर किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। वो बीच बीच में जोक भी मार रहे हैं और पंस भी हैं उसके अंदर, बीच बीच में ऐसे चढ़ा भी रहे हैं कि बीच में गलत आंसर दे दिया, फिर बाद में बता दिया कि ये तो गलत आंसर था, अब ये सही आंसर है। और इंटरेक्टिव रखा है आर्टिकल्स को बहुत, मतलब हर एक आपको क्वेश्चन के बाद आपको खुद से करने के लिए कुछ एक्टिविटी मिलेगी, MCQ के फॉर्म में या फिर कोड के फॉर्म में, राइट? तो डेफिनेटली चेक इट आउट, read.learnyard.com, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलो। बाकी यार CP क्या सच में ज़रूरी है? मतलब क्योंकि देख, मैंने तो DSA करा है, ठीक है, और गूगल मैंने भी क्रैक करी है। तो तुम भी वही हो, हम भी यही हैं, तो इज इट नेसेसरी इतना ग्राइंड करना CP में? देखो, नेसेसरी की बात करते हैं अगर, इफ नेसेसरी इज द क्वेश्चन, तो द आंसर इज नो, इट इज नॉट नेसेसरी। इट इज डेफिनेटली गुड टू हैव बट नॉट नेसेसरी। इट्स लाइक बहुत बार हमने ऑलरेडी एनालॉजी यूज कर लिया कि जेई मेन अपना अगर टारगेट है तो जेई एडवांस्ड की अगर तैयारी कर लेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि नेसेसरी है, बट गुड टू हैव है। हाँ जी, बिल्कुल है। आपने ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस कर ली तो फेसिंग जेई मेन विल प्रोबेबली बी अ लिटिल ईजियर। रही बात कि क्या वो सफिशिएंट है सिर्फ CP करना, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, हमने पहले इसके बारे में बात की है नहीं। हाँ, अभी इंटर्नशिप के बारे में बताया था ना पहले कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो चाहे जेई मेन के सिलेबस का पार्ट हो सकते हैं, जेई एडवांस का नहीं है, तो वो स्पेसिफिकली कर लेना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि DSA के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि CP में ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, जैसे कि ट्रीज का ये एग्जांपल दिया था, बाइनरी ट्रीज का। बाइनरी ट्रीज ज़्यादा होते भी नहीं है, मतलब वी मोस्टली स्टडी ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ ओनली CP में। तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी इंटरव्यूज में, जो कि अगर आपने पहले करे हों तो ईजिली कर लोगे, नहीं करे हों तो काफ़ी सोचना पड़ सकता है, राइट? सो यही कंक्लूजन है यार। वैसे कोई ज़्यादा खास बड़ा डिफरेंस है नहीं CP और DSA में। यू जस्ट कम्पीट इफ़ यू आर डूइंग CP, और DSA मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम तो आपको पता ही है कि क्या होते हैं। सो आई थिंक यू गॉट आंसर्स टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। बाकी हमने जो कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें कंप्लीट DSA कवर हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा फ्लेवर उसमें CP का भी है, वो कोर्स 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। उसके एनरोलमेंट्स अभी चालू हैं और एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। कोर्स के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो कोर्स की डिटेल्ड वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। TA सपोर्ट भी आपके लिए अवेलेबल है और हम लोग आपकी क्लासेस लेंगे, पुलकित एंड मी, वी वुड बी टेकिंग योर क्लासेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम डाउट सेशंस भी लेंगे आपके, राइट? सो डेफिनेटली चेक इट आउट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फॉलो पुलकित ऑन LinkedIn, आई विल गिव द LinkedIn ID इन डिस्क्रिप्शन। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय। थैंक यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोबारा।
कुछ तो डिफरेंट था इस बार इंट्रो में पहले वाली इंट्रो से। बस ये था, दो चीज़ें स्विच करी थी हमने। कॉलेज पहले बोल दिया, गूगल बाद में बोल दिया। नहीं स्टार्टिंग में तो पुलकित पे आ गया, उससे पहले कुछ तू और नहीं बोलता था पहले। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड बोला मैंने। अच्छा ठीक सेम चीज़ बोली थी। ठीक है ठीक है। मतलब मेरे को इतना याद है कि पहले मैं हेलो थोड़ा लेट करता था, इस बार मेरे को बड़ा जल्दी करना पड़ेगा, तो उससे मेरे को याद है कि कुछ तो चेंज हुआ है। मैं जो भी आ गया तेरा हेलो थोड़ा सा पिंग लेट आया उसका। तभी तो मैं एकदम से अच्छा लैग पे चल रहा है। ओके चल चल हंसी वाला फेस ही बन गया अब तो। ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो आज के एपिसोड में वी हैव पुलकित विद अस। पुलकित इज माय अभी क्यों हंस रहा है यार? अब तो पिंग नहीं आया यार। अभी भी पिंग आया। तेरा हाथ उठाने का पुलकित बोलते ही ऐसे उठाया कर। नहीं तो यार फिर वो सीक्रेट मूवी के हीरो जैसा हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है मैं अगली बार भी हंस जाऊँ। ठीक है भाई, टाइम देख ले, 3:20। तूने गलत चीज पॉइंट आउट कर दी कि इंट्रो में कुछ तो अलग था। मैंने और मैंने कैसे किया कि मेरे को भाई जल्दी बोलना पड़ रहा। ठीक है, स्टार्ट करें। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये ब्लूपर्स में आएगा। डाल देना ना, बिहाइंड द सीन्स में डाल देना, एंड में डालते हैं आजकल लोग। डाल देंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो आज के एपिसोड में वी हैव पुलकित विद अस। मैं हेलो नहीं बोल रहा, मैं हेलो नहीं करने वाला। ठीक है, ऐसे करता हूँ बस, ऐसे करती हूँ। मैं इतना सीरियस होके बैठा था अभी। चल अब सीरियस है, पक्का सीरियस। ठीक है, दोनों का हो गया हंसी मजाक। 3:21 हो गए। ओके, टेक 5। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है रात के 3:21 पे। ओके चलो। Hi everyone, welcome to a new episode. So today I have Pulkit with me. Pulkit is my co-founder at LearnYard. यार मैं इस बार तो टेक 6 3:22 Take 60. Hi. इस बार मैं करूंगा। तू पॉडकास्ट कर ले भाई। Hi everyone, this is Pulkit Chawda. Today I have Faraz on his channel on my podcast. Okay. तू कर क्या है? पेट अंदर कर रहा है? पेनी में ये ना ऐसे बाहर आ जाते हैं। इसको ऐसे कर रहा हूँ। पेट तो कहीं दिख रहा है। ठीक है। Hi everyone, welcome to a new episode. So today I have Pulkit with me. Pulkit is my co-founder. ये तूने क्यों किया भाई दोबारा से? मुझे लगा अब तक हुई होगा सेटल यार। ठीक है, हेलो बोल दूंगा बीच में, हेलो। तो और सी आएगी क्या? भाई मेरे को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मैं कुछ तो बोलूँ ऑडियंस को।